हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई एम योर फैकल्टी अमित आनंद। आई एम ए फैकल्टी ऑफ कैट एंड आई टीच क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड एलआरडीआई। बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होते हैं जो कैट का एग्ज़ाम होता है, कैट का पैटर्न क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने मिनट के एग्ज़ाम होते हैं। आजकल एवरी ईयर देख रहे हैं 2019 से कैट का जो पैटर्न है वो चेंजिंग हो रहा है और ड्यूरेशन ऑफ जो टाइमिंग है वो भी चेंज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है टाइमिंग। तो कैट का प्रोसेस क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट कैट की तैयारी स्टार्ट करते हैं तो कैट के बारे में जानते हैं जो हाँ ये तो मैनेजमेंट का एग्जाम है, आईएम्स कंडक्ट करवाती है, डिफरेंट टाइप्स के आईएम्स जो है कैट एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। लेकिन अगर बात किया जाए जो कैट में आपको क्या क्या प्रोसेस को फॉलो करना है, कैट का परसेंटाइल कैसे होता है, कितने सेक्शन होते हैं, हर एक सेक्शन में कितने क्वेश्चंस होते हैं, हर एक क्वेश्चंस के कितने मार्क्स होते हैं, स्केल्ड स्कोर क्या होता है, रो स्कोर क्या होता है, परसेंटाइल कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये सब में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सिर्फ हम जानते हैं जो हाँ कैट का एग्ज़ाम देना है। जब भी किसी एग्ज़ाम का अगर आपको तैयारी करना है, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो तो उसका तैयारी करने से पहले वो एग्ज़ाम है क्या, उस एग्ज़ाम के अंदर क्या क्या है, क्या क्या प्रोसीजर उस एग्ज़ाम के अंदर, क्या पैटर्न है, क्या नहीं है, वो सब आपको पहले देखना पड़ेगा और उसके साथ आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। क्योंकि आप जिस चीज़ के बारे में अगर अच्छे से जान जाते हो तो उस चीज़ का प्रिपरेशन करने का मज़ा ही कुछ और है। तो अगर आप कोई भी चीज़ का स्टार्ट करना चाहते हैं तैयारी, तो पहले उसका जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। बात करें कैट का, तो इसका अगर फुल फॉर्म अगर हम देखें तो कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है, ठीक है। इसको कंडक्ट करवाती है, कौन कंडक्ट करवाती है? आईएम्स, क्योंकि कैट एग्जाम का स्कोर आईएम्स में और डिफरेंट टाइप के बिजनेस स्कूल में एक्सेप्टेड होता है। इंडिया के बहुत सारे ऐसे बेस्ट स्कूल हैं जो कैट एग्जाम के स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं। तो कैट एग्जाम के बारे में हम जानने से पहले ये बात करेंगे जो आईएम्स जो है, फर्स्ट आईएम जो है वो कलकत्ता में खुली थी, कलकत्ता में ओपन हुई थी और ये हुई थी 13 नवंबर 1961 को, ठीक है। फर्स्ट आईएम कलकत्ता में बनी थी और 13 नवंबर 1961 को बनी थी। उसके बाद स्लोली आईएम्स का नंबर इंक्रीज होते गया और राइट नाउ करंट सिनेरियो की बात करें, करंट प्रेजेंट की बात करें तो अभी कितने आईएम्स हैं हमारे इंडिया में? हमारे इंडिया में जो है अभी 20 आईएम्स हैं। 20 आईएम्स में आपके कुछ मेन आईएम्स हैं जो मेन कैंपस हैं उसके, कुछ न्यू आईएम्स हैं और कुछ बेबीज आईएम्स हैं। अगर हम बात करें मेन आईएम की तो वो हैं आपके आईएम अहमदाबाद, आईएम बेंगलोर, आईएम कोलकाता, आईएम लखनऊ, आईएम इंदौर एंड आईएम कोझिकोड। ये सब जो है आपके मेन आईएम की लिस्ट में आते हैं, यानी कि 6 आईएम जो है इंडिया में वो आपके मेन आईएम्स हैं, ठीक है। बात करें अगर न्यू आईएम्स की तो न्यू आईएम्स में आपके आईएम शिलोंग, आईएम रायपुर, आईएम रांची, ट्रिची, काशीपुर, उदयपुर एंड रोहतक, ये सब जो है न्यू आईएम्स में आते हैं। और बेबी आईएम का मतलब हुआ करंटली जो बना हुआ है 5 इयर्स के विदिन में जो भी आईएम्स बने हैं उनको हम बेबी आईएम की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि उसको या तो न्यू आईएम्स कंडक्ट करती है या मेन आईएम कंडक्ट करती है। यानी कि अगर आईएम संबलपुर खोला गया है तो इसको आईएम अहमदाबाद के द्वारा, बेंगलोर के द्वारा ही खोला गया है, तो इसको कहते हैं बेबीज आईएम। मीन्स डेट बेबीज आईएम है कितने? तो आईएम संबलपुर है पहले, सिरमौर है, बोधगया है, जम्मू है, नागपुर है, अमृतसर है और विशाखापट्टनम है। तो टोटल आईएम्स बेबीज में कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 हो गए हैं। और न्यू आईएम्स कितने हैं? 7 है। और मेन कैंपस कितने हैं? 6 है। तो टोटल कितने हो गए मेरे पास? 20 आईएम्स होंगे। तो ये तो हो गए आपके टोटल आईएम्स के लिस्ट। क्योंकि ये भी जानना जरूरी है जो आपको, अगर आप अच्छे परसेंटाइल ला रहे हो तो आपको किस आईएम से कॉल आया है। क्या मेन कैंपस आपको कॉल किए, या न्यू कैंपस कॉल किए, या बेबीज कैंपस कॉल किए? क्योंकि मेन कैंपस में एडमिशन होने का मतलब है जो उसका एक रेपुटेशन पहले है बहुत अच्छा है, प्लेसमेंट सिनेरियो भी बहुत अच्छा है। न्यू आईएम जो नहीं खुली गई है और बेबी आईएम जो अभी करेंटली में खुली गई है, ठीक है। अब बात करें कि कैट एग्जाम का शेड्यूल क्या होता है। अगर हम कैट एग्जाम की बात करें तो कैट एग्जाम जो है पहले फॉर्म कब आता है कैट एग्जाम का, ठीक है। तैयारी तो हम स्टार्ट कर दी, फॉर्म कब आता है पहले हम ये जानेंगे। फॉर्म आता है जुलाई एंड में, जुलाई मंथ के लास्ट वीक में, या अगर थोड़ा सा लेट होता है तो अगस्त के फर्स्ट वीक तक कैट का फॉर्म अनाउंस हो जाता है। नोटिफिकेशन तो आपको जुलाई में ही आ जाएगी और कौन से आईएम कंडक्ट करेंगे कैट को, ये भी जानकारी आपको जुलाई के मंथ में या तो लास्ट में या स्टार्टिंग ऑफ जुलाई में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जुलाई इन तक फॉर्म आ जाता है इसका, और इसका जो फॉर्म का ड्यूरेशन रहता है 2 मंथ्स के अप्रॉक्स में रहता है, यानी कि सितंबर लास्ट तक इसका फॉर्म एंड हो जाता है, ओवर हो जाता है। फिर नवंबर में आप जानते हैं नवंबर में कैट का एग्जाम होता है, नवंबर के लास्ट वीक में कैट के एग्जाम एवरी ईयर होते हैं। एवरी ईयर आप देखिएगा 26 नवंबर, 27 नवंबर, 28, 25 इस डेट में आपके कैट के एग्जाम होते हैं, ठीक है।
उसके बाद जो रिजल्ट होता है, जब आप कैट के एग्जाम दे लिए तो अगला प्रोसेस क्या होता है, रिजल्ट का। वो रिजल्ट कब आते हैं, तो जनवरी के मिड में आते हैं। मिड का मतलब फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक एट लास्ट आपके रिजल्ट आ जाते हैं। जब आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद क्या होगा, आईएम्स कॉल करेगी। अगर आपका परसेंटाइल है, जिस भी आईएम के अकॉर्डिंग आपका परसेंटाइल सुटेबल होता है, उसके अकॉर्डिंग आईएम्स आपको कॉल करेगी। और आईएम्स का कॉलिंग स्टार्ट होता है फरवरी मार्च में। फिर फाइनल सिलेक्शन होते होते जून जुलाई में आपका फाइनल सिलेक्शन होके अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो जून जुलाई के बाद आपका सेशन स्टार्ट हो जाता है। फिर आप आई में 2 इयर्स की पढ़ाई करते हैं। आफ्टर दैट आपका प्लेसमेंट होता है और अच्छी कंपनी हम सेलेक्ट होते हैं और अपने बिजनेस और आप एक वर्ल्ड ऑफ बिजनेस में एंट्री करते हैं और अपना फ्यूचर को आगे प्रोसीजर में बढ़ाते हैं। ठीक है, तो करें। तो ये तो हो गया कैट एग्जाम। तो कैट एग्जाम में ये सारे डेट होते हैं जो आपको कब कॉल आते हैं, कब फॉर्म आता है, इसका हो गया प्रोसीजर। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब होता है प्रोसेस ऑफ फाइनल सिलेक्शन। कैट स्कोर से तो मतलब है, पहला तो प्रोसीजर, फर्स्ट स्टेप की बात करें तो फर्स्ट स्टेप है कैट का स्कोर होना चाहिए। अगर आपका कैट का स्कोर है तो ये भी नहीं है कैट का स्कोर हो गया तो आपको आईएम्स मिल जाएगी, कॉल्स आएगी। फिर आईएम का इंटरनल प्रोसेस भी तो होते हैं, बहुत सारे इंटरनल प्रोसेस होते हैं जो एग्जाम आपके आईएम्स में क्या क्या किए जाते हैं। तो एग्जाम में आप स्कोर लाए तो आईएम्स उसके अकॉर्डिंग आपको कॉल किए। ठीक है, तो कॉल करने के बाद आपका एक स्कोर कार्ड है। कॉल करने के बाद वो आपको बुलाएगी, आप जाइएगा। या तो वर्चुअल इंटरव्यू लेगी या सिचुएशन के अकॉर्डिंग या कैंपस में बुला के लेती है। मेनली तो कैंपस में बुला के लेती है, लेकिन अगर सिचुएशन रहा वैसा तो आपका ऑनलाइन भी इंटरव्यू ले सकती है। तो सेकेंड प्रोसेस होता है आपका जीडी, वेट या जीई, ग्रुप डिस्कशन, रिटेन एबिलिटी टेस्ट या ग्रुप एक्सरसाइज। ये तीनों में कोई एक लेती है। अगर आईएम की बात करें तो आईएम अभी न्यू सिनेरियो के अकॉर्डिंग वेट ले रही है। रिटेन एबिलिटी टेस्ट यानी कि कुछ आपको लिखने के लिए देगी ऐसे टाइप की, वो आपको लिखना है। और कुछ आईएम जीडी भी ले रही है। अकॉर्डिंग टू आप कौन सा आईएम क्या ले रही है वो अपना डिस्क्लोज करती है एवरी ईयर, जो इस बार हम वेट लेंगे या जीडी लेंगे या ग्रुप एक्सरसाइज लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसमें पास आउट कर जाते हैं तो आपका होता है पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू में पास करने के बाद उसके बाद आपका वो क्या क्या देखेगी, आपका देखेगी एकेडमिक स्कोर 10th 12th ग्रेजुएशन का, प्लस आपका वर्क एक्सपीरियंस, प्लस आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी और जेंडर डाइवर्सिटी यानी लड़कियों के लिए कुछ रिजर्वेशन है, प्लस आपका जीडीपीआई का स्कोर, कैट का स्कोर। ये सारे स्कोर को देखने के बाद एक फाइनल लिस्ट वो रेडी करेगी और उस फाइनल लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर उसके अकॉर्डिंग आप सुटेबल हैं, जो वो एक स्कोर रेडी करेगी, ये स्कोर होना चाहिए फाइनल लिस्ट में। अगर आप सुटेबल हैं तो यू आर सेलेक्टेड फॉर दैट आईएम। अब अगर आप नहीं है तो यू आर नॉट सेलेक्टेड फॉर दैट आईएम। ठीक है, तो ये सब हुआ उसका प्रोसेस ऑफ फाइनल सिलेक्शन का। तो एक कैट का एग्जाम पे ओनली फोकस नहीं देना, कैट के साथ साथ हम लोग को बोलना, स्पीकिंग करना, इंटरव्यू, अगर एक्सपीरियंस है तो ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू, जीडी, पीआई, सब का प्रिपरेशन साथ में ही करना है। थोड़ा थोड़ा एग्जाम को मेन फोकस देना है, थोड़ा थोड़ा वीक में आपको इस पे भी ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें जो कैट 2019 या 19 से पहले की बात करें तो कैट का पैटर्न अलग था। 20 में अलग हो गया, 21 में अलग हो गया। कैट 29 में क्या था, 3 सेक्शन होते हैं कैट में, VARC वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, LRDI लॉजिकल रीजनिंग इन डेटा इंटरप्रिटेशन एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। VARC की बात करें 2019 में तो 60 मिनट के एग्जाम होते थे, LRDI के भी 60 मिनट के होते थे और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी 60 मिनट के एग्जाम होते थे। VARC में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 34 हुआ करते थे, LRDI में 32 एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 32, यानी टोटल 180 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना था। टाइम पर क्वेश्चन की बात करें तो 1.8 मिनट पर क्वेश्चन आपको टाइम मिलता था 2019 या उससे पहले। बात करें 2020 में, आप जानते हैं जो 2020 में पैंडेमिक हो गया था, पैंडेमिक के कारण कैट का एग्जाम तो कैंसिल तो नहीं हुआ, लेकिन एग्जाम हुआ तो उसमें क्या किया गया, जो एक 3 स्लॉट में, अभी तक तो इससे पहले 2 स्लॉट में एग्जाम होते थे, 2019 में 2 स्लॉट में, उससे पहले 2 स्लॉट में एग्जाम हुआ करते थे, 20 से 3 स्लॉट हो गया और ड्यूरेशन ऑफ टाइमिंग डिक्रीज हो गया, यानी 40 मिनट 40 मिनट 40 मिनट। सेक्शन तो वही है, VARC LRDI क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो सेक्शन तो वही है, लेकिन टाइम डिक्रीज हो गया। 40 मिनट में 26 क्वेश्चन, 40 मिनट में 24 क्वेश्चन LRDI के, अब 40 मिनट में 26 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, यानी टोटल 120 मिनट आपको मिला और 120 मिनट में 76 क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो आपका टाइम पर क्वेश्चन जो हुआ वो 1.57 मिनट हुआ। ठीक है, तो अब 2020 में अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें तो टाइम तो कम मिल रहा है, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन भी कम है, तो उसमें 3 आवर्स मिल रहे थे तो 100, इसमें 2 आवर्स मिले 76 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन का और 1 आवर का आपका कटिंग हो गया। ठीक है,
फिर बात करें 2021 का, तो 2021 में जो अभी करेंटली एग्जाम हुआ था, 2021 का रिजल्ट हुआ, जो अभी प्रोसेस चल रहा है एडमिशन का, उसमें क्या हुआ, जो 40 मिनट में 24 क्वेश्चन को सॉल्व करना था VARC का, LRDI का 40 मिनट में 20 क्वेश्चन और क्वांटिटी एप्टीट्यूड का 40 मिनट में 22 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था। तो टोटल क्वेश्चन फिर डिक्रीज हो गए, देख रहे हैं 66 हो गए। टाइमिंग लेकिन आपको सेम मिला 120 मिनट, तो आपका टाइमिंग पर क्वेश्चन को कितना हो गया 1.8 मिनट, यानी कि 2029 में आपको टाइमिंग पर क्वेश्चन 1.8 मिनट मिला करते थे, 2020 में 1.57 हो गए मिनट और टाइमिंग हो गई इसमें 1.8 मिनट। तो ये आपका 2021 के अकॉर्डिंग है। तो देखिए अगर ये 100 से 76 हुआ, 76 से 66 हुआ, तो मे बी इस साल इससे कम हो या इतना ही रखे। ये तो IIM का अगला जो बताया जाएगा, तो IIM तो ऐसे बताती नहीं है ना, तो जो पेपर में आएगा तो नंबर ऑफ क्वेश्चन इतना ही रहे या 100 ही कर दे, पुराने पैटर्न को फॉलो कर दे, तो वो तो नहीं पता। लेकिन पैटर्न ये है, तो आपको इसके अकॉर्डिंग आपको 2 आवर्स के अकॉर्डिंग तैयारी करना पड़ेगा, लेकिन फॉलो करना है आपको 3 आवर्स का। आपको मॉक देना है तो इसमें आपको देना है, इसमें भी ट्राई करना है, क्योंकि इतना टाइमिंग आप कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं और इतना टाइमिंग आप कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, एक आपको रेशियो मिलेगा आपका स्पीड और एक्यूरेसी है कितना, ठीक है। उसके बाद लास्ट में बात करें तो आपका रो स्कोर, आप जब आपका परसेंटाइल आता है तो उस पर नंबर नहीं लिखा रहता, उस पर लिखा रहता है स्किल्ड स्कोर और बगल में लिखा रहता है परसेंटाइल। वो स्किल्ड स्कोर है क्या, पहले बात करेंगे रो स्कोर का। रो स्कोर होता है नंबर ऑफ क्वेश्चन इनटू मार्क्स पर क्वेश्चन, यानी पर क्वेश्चन में मार्क्स कितने हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, तो ये हो गया आपका रो स्कोर। स्किल्ड स्कोर की बात करें तो एग्जाम में होते हैं ना, मान लीजिए एग्जाम में 2 पेपर हुए, आपके 2 पेपर हुए, इस 2 पेपर में ये पेपर डिफिकल्ट लेवल का था और ये पेपर इजी लेवल का डाल दिया। तो अब यहाँ के जो स्टूडेंट थे ये तो कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे क्योंकि डिफिकल्ट पेपर था, और यहाँ के स्टूडेंट ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे क्योंकि यहाँ इजी पेपर था। तो इनका मार्क्स तो बढ़ जाएगा, इनका घट जाएगा, तो इनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा ना। तो उसको एक कंप्रोमाइज करने के लिए, मीन्स डैट अगर इसको कैलकुलेट करने के लिए, इक्वेट करने के लिए एक स्किल्ड स्कोर दिया गया, यानी कि दोनों के स्कोर को मिला के और एक नॉर्मलाइजेशन किया गया जी इतना स्कोर होना चाहिए, तो वो भी बराबर है और ये भी बराबर है, यानी कि रो स्कोर इक्विवेलेंट टू हम कह सकते हैं स्किल्ड स्कोर होता है। जो रो स्कोर में आपके जितने मार्क्स होते हैं तो वो क्लोजेस्ट टू होता है आपका स्किल्ड स्कोर के, यानी क्लोजेस्ट, पूरा इक्वल नहीं कहेंगे लेकिन क्लोजेस्ट होता है। हाँ, पेपर दोनों शिफ्ट में आपका टफ आ गया, ठीक है, इसमें पूरा टफ आ गया, इसमें थोड़ा सा इससे कम टफ हुआ, लेकिन लेवल ऑफ डिफिकल्टी अगर कहें तो मान के कहते हैं ना इक्वल टू रहा है, मतलब लेवल ऑफ डिफिकल्टी वही रहा है, बस थोड़ा सा सेकेंड शिफ्ट में थोड़ा सा इससे ईजी पेपर आया। तो यहाँ पर रो स्कोर क्या होगा, क्लोजेस्ट होगा। तो यहाँ पर आपका परसेंटाइल कैलकुलेट किया जाएगा, तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन कभी होता है कभी नहीं होता है। तो स्किल्ड स्कोर के अकॉर्डिंग आपका परसेंटाइल डिसीजन होता है, जो स्किल्ड स्कोर आपका है कितना और परसेंटाइल उसके बगल में है कितना, ठीक है। तो उस पर आपका कैलकुलेट होता है स्कोर का। परसेंटाइल क्या होता है, तो स्किल्ड स्कोर के अकॉर्डिंग आपका परसेंटाइल होता है, मान लीजिए 50 स्टूडेंट एग्जाम में बैठे हैं, आपका रैंक आया है 3rd, आपका रैंक क्या आया है 3rd, तो आप कितने स्टूडेंट्स आ गए हैं, 47 स्टूडेंट्स आ गए हैं ना, 47 स्टूडेंट्स, यानी 50 में आपका रैंक 3rd है, तो 47 स्टूडेंट आपसे पीछे हैं, ठीक है। अब 47 स्टूडेंट से आप आगे हैं, तो 47/50 × 100 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका परसेंटाइल, यानी कि आपका परसेंटाइल आ गया 94 परसेंटाइल, यानी कि जितने टोटल कितने एग्जाम में स्टूडेंट हैं, ठीक है, उसमें आपका रैंक जो होगा उसको माइनस कर दीजिए टोटल में, वो वाला पार्ट ऊपर लिख दीजिए, × 100 कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा टोटल परसेंटाइल। तो टोटल परसेंटाइल को ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं, मान लीजिए 100 स्टूडेंट बैठे हैं एग्जाम में, 1000 ले लेते हैं, 1000 स्टूडेंट एग्जाम में बैठे हैं, उसमें से आपका रैंक है टॉप 1, मतलब फर्स्ट पोजीशन पर आए हैं, तो आपसे पीछे कितने कैंडिडेट हैं, तो 999 है, यानी कि 1000 में 999 कैंडिडेट आपसे पीछे हैं, तो परसेंटाइल कितना हुआ, यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, 0000 कट गया, 10 से डिवाइड करेंगे इसको, 99.9 हुआ, तो ये आपका परसेंटाइल हुआ। लेकिन आपका देखिए रैंक 1 था और आपका परसेंटाइल 99.1 हुआ, अगर रैंक 1 है तो आपका परसेंटाइल तो 100 होना चाहिए ना। तो देखते हैं ना बहुत सारे कैंडिडेट का 100 परसेंटाइल आ जाता है, वो 100 परसेंटाइल आता कैसे है, इसका एक रीजन है कैट का जब भी स्कोर देखिएगा परसेंटाइल वो पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद, कुछ भी परसेंटाइल इधर है, डेसिमल के बाद वो हमेशा 2 डिजिट रखती है, 3 डिजिट नहीं रखती है, हमेशा 2 डिजिट ही रखती है, कभी भी 3 डिजिट आपको उसके परसेंटाइल में नहीं नजर आएगा डेसिमल के बाद। और अगर उसका परसेंटाइल ऐसे है, किसी स्टूडेंट का परसेंटाइल आया है 99.975, मान लीजिए ऐसे आया है,
उसका परसेंटाइल इसके अकॉर्डिंग इन्हें डिवाइड करने पे उसका परसेंटाइल 975 बन रहा है, यानी कि 2 डिजिट से उसका परसेंटाइल क्या हो गया, आगे बढ़ गया। तो इसके परसेंटाइल को वो एक कैलकुलेट करती है तो उसका 100 परसेंटाइल होता है, यानी कि वो 3 वैल्यू को लेती नहीं है, तो वो 2 वैल्यू को ही लेती है। अगर तीसरा वैल्यू उसका कैलकुलेट करके डिवाइड करके है तो वो तीसरा वैल्यू को 1 मान के 99 में ऐड कर देती है और 100 परसेंटाइल वो मान लेती है। तो इस टाइप से आपका कैलकुलेट करती है परसेंटाइल को वो, ठीक है। तो आप इस टाइप से सारा कुछ हम बता दिए, कैट 19 का, 20 का, 21 का से क्या होता है, पैटर्न क्या है, परसेंटाइल, रो स्कोर, स्कोल्ड स्कोर, कैट एग्जाम कब शेड्यूल होती है, प्रोसेस ऑफ फाइनल सिलेक्शन क्या है, कितने आइएम से हैं, टोटल आइएम्स कितने हैं, सारे आइएम का प्रोसीजर क्या है, कैसे सिलेक्शन होता है। तो आपका ये सारा है कैट प्रोसीजर। तो अगर आप सेलेक्ट होना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा, वर्क हार्ड अंटिल यू गेट सक्सेस। तो वर्क कीजिए अच्छे से और अच्छे से ये सारी चीज़ को देखिए, नोट डाउन करके रख लीजिए, क्योंकि आपको ये आगे काम देगा, कहीं भी सिलेक्शन में काम देगा। और कैट का स्कोर अगर अच्छा परसेंटाइल है तो डिफरेंट टाइप के मैनेजमेंट कॉलेज भी आपको सेलेक्ट करेगी। आप बहुत सारे मैनेजमेंट कॉलेज टॉप के इंडिया में हैं जो आपको सेलेक्ट करेंगे। कभी नेक्स्ट सेशन में हम बताएंगे जो कौन कौन से और कॉलेज हैं जो कैट के स्कोर को एक्सेप्ट करती है। लेकिन आपका टारगेट IIM होना चाहिए, IIM ABC यानी मेन कैंपस होना चाहिए, इसमें आपका हो जाए, क्योंकि इसमें हो गया तो आपका फ्यूचर एकदम ब्राइट होने वाला है। इसके लिए मेहनत कीजिए, एकदम कीजिए, कोई आपको रोक नहीं सकता है। नोबडी कैन स्टॉप यू अंटिल यू वांट। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आई वांट टू कंक्लूड माय स्टेटमेंट विद दिस quotation that the secret of success is only desire which is like a fire. Thank you.